हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अरुण कुमार अविनाश जी की लिखी हुई एक दर्द भरी प्रेम कहानी का दूसरा भाग। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। 2 दिन के बाद कॉलेज से लौटते समय अरिहंत देवदत्त सक्सेना से मिलने और प्रॉपर्टी के पेपर लेने गया था। उस समय पारुल के दोनों भाई भी वहां मौजूद थे। अंकल जी, आपकी क्या डिमांड है? अरिहंत सहज स्वर में बोला। 40 लाख से कम में नहीं बेचेंगे। पारुल का बड़ा भाई पवन सक्सेना जल्दी से बोला। 40? 40 क्या? हजार, लाख या करोड़? लाख। अरिहंत हैरानी से पवन की ओर देखा, फिर व्यंग्य से बोला, अगर 40 लाख में ही मकान देना है तो ग्राहक ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। मैं अभी 5 लाख बयाना देता हूँ और 3 महीने में बाकी 35 लाख देकर रजिस्ट्री करवा लेता हूँ। क्या मतलब? बड़े भैया, आपने 40 लाख मांगकर अपनी जरूरत बताई है, न कि मकान की कीमत। जिस जमीन पर यह मकान बना है, आज की तारीख में वो जमीन ही 60 लाख की है। कंस्ट्रक्शन लगभग 20 लाख का है। पवन को जहां शर्मिंदगी का एहसास हुआ, वहीं देवदत्त जी ने अरिहंत को नए सम्मान की नजरों से देखा। 80 लाख मिल जाएगा इस पुराने मकान का। पवन जिद भरे स्वर में बोला, नहीं, पर 65 लाख से कम में बेचना भी मूर्खता ही होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डील 70 से कम में फाइनल नहीं हो। बेटा, जब तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो एक मेहरबानी और कर दो। क्या? इन दोनों ने ग्रेजुएशन कर लिया है, अगर इन्हें कोई नौकरी या काम दिला सको तो। अरिहंत ने पारुल के दोनों भाइयों को गौर से देखा, फिर बोला, बड़े भैया, आप लोग काम क्या कर सकते हैं? हम दोनों ग्रेजुएट हैं। मैंने आपसे आपकी डिग्री नहीं पूछी है, आपका स्किल पूछा है। क्या आपको प्लम्बर का, मेंसन का, कारपेंटर का, पेंटर का, इलेक्ट्रीशियन का, ड्राइवर का या ऐसा कोई स्किल आता है? हम इस तरह का कोई छोटा मोटा काम थोड़े करेंगे तो क्या करेंगे? दफ्तर में सरकारी बाबू की तरह टेबल पर जूता सहित पांव रखकर सिगरेट फूकेंगे, मगर उसके लिए भी स्किल चाहिए। किसी भी प्राइवेट स्कूल में टीचर के लिए अप्लाई कीजिए, पता चलेगा कि वहां से पहले ही बहुत से टीचर वेटिंग में हैं। अगर नौकरी मिल भी गई तो शुरुआत में स्कूल मैनेजमेंट 10,000 रुपये भी नहीं देना चाहता, जबकि एक फ्लोर क्लीनर का काम मांगने चाहिए तो तुरंत 12,000 का ऑफर स्कूल वाले ही दे देंगे। दोनों भी कुछ नहीं बोले। दरअसल उन्हें इस तरह का तजुर्बा पहले से ही हो चुका था। मान लो कि इन्हें कपड़े की दुकान भी खुलवा दूं तो काहे का दुकान खुलवाएंगे? रेडीमेड कपड़े या हार्डवेयर का? इन दोनों काम में भी बहुत हुनर लगता है। क्या इन्हें पहचान है कि लेडीज या जेंट्स की शर्ट में या जींस में अंतर क्या होता है? कोई कस्टमर 10 नंबर की कील मांगेगा तो इन्हें मालूम होना चाहिए कि 10 नंबर की कील कहते किसे हैं। काम कोई भी करे पर बिना सीखे नहीं करे, वरना घर की पूंजी भी डूब जाएगी। बात तो तुम सही कह रहे हो। देवदत्त सक्सेना ने सहमति में सिर हिलाया। कोई भी काम करने से पहले इन्हें काम सीखना पड़ेगा या फिर खुद को सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी पाने के लिए कोई अच्छा सा कोर्स कर लेवे। अरिहंत वार्तालाप का पटाक्षेप करता हुआ बोला। उस रात जब पारुल ने फोन पर बात की तब उसने अरिहंत को बताया कि उसके पिता अरिहंत के फैन हो गए थे और उसके दोनों भाइयों को उसका हवाला दे देकर जलील कर रहे थे। अरे मना करो मेरे ससुर जी को, नहीं तो मेरे दोनों साले ही मेरे शत्रु हो जाएंगे। ओ मिस्टर, अभी हम सिर्फ दोस्त हैं, इसीलिए मेरे भाई और पापा के साथ इस तरह का रिश्ता मत जोड़ो। पारुल नाराज होती हुई बोली, ये लो, मुझे अपना मिस्टर भी कहती हो और मुझ पर पाबंदियां भी लगाती हो। उन्हीं दिनों एक पोस्ट कॉलोनी में रह रहे एक सिविल इंजीनियर साहब की बेटी अपने नौकर के साथ ही घर छोड़कर भाग गई थी। बेचारे को हार्ट अटैक नहीं आया, ये भी बेचारे पर ऊपर वाले ने जुल्म ही किया था। मर गए होते तो किसी को मुंह दिखाने की नौबत नहीं आती। अब वे मोहल्ले में तो क्या, शहर में भी नहीं रहना चाहते थे। करोड़ रुपए का मकान 40 लाख में भी बेचने के लिए तैयार हो गए थे। अरिहंत ने फौरन पेमेंट की बात कही तो मजबूर बाप 35 लाख में भी मकान छोड़ने के लिए तैयार हो गया। अरिहंत ने फौरन 5 लाख रुपए बयाना दिया और शेष राशि 1 महीने में देने का वादा कर लिया। उसी शाम अरिहंत बिना
अपॉइंटमेंट पारुल के घर पहुंच गया। दरवाजा पारुल ने ही खोला था। अरिहंत पर नजर पड़ी तो वो भौचक्की सी रह गई। अंकल घर पर है? अरिहंत गंभीर स्वर में बोला। सोफे पर बैठो, मैं पापा को भेजती हूँ, कहकर पारुल अंदर चली गई। देवदत्त सक्सेना को अशमय बिना अपॉइंटमेंट अरिहंत का आना कुछ खल तो रहा था। चूंकि अब वे उसे पसंद भी करने लगे थे, इसीलिए वे उसके सामने आकर बैठ गए। अंकल, सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 10 मिनट में सोचकर बताइए कि 1 करोड़ से ज्यादा का मकान 40 लाख में लेंगे क्या? बदले में देवदत्त जी ने ढेरों शंका व्यक्त की। फिर 40 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा का रोना रोने लगे। बेटे बेरोजगार हैं, बेटी की भी शादी करनी है, जैसे ढेरों कारण गिनवाने लगे। बैंक से भी लोन लेने के लिए वे तैयार न हुए। अंत में एक चाय पीकर अरिहंत वहां से विदा हो गया। उस दिन अरिहंत को ईश्वर पर पूरा पूरा भरोसा हो गया था कि ईश्वर जो भी करवाते हैं इंसान के भले के लिए ही करवाते हैं। अगर देवदत्त जी मकान लेने के लिए तैयार हो जाते तो घर पर अरिहंत को बहुत से सवालों का सामना करना पड़ता। दलाल वर्ग में बहुत जल्दी ही ये खबर फैल गई थी कि अरिहंत ने आज बहुत बड़ा गेम खेला है। ये खबर उसके पिता और भाइयों तक भी पहुंची थी। रात को खाना खाते समय जब उसके पिता ने उस सौदे के बारे में पूछा तो अरिहंत ने स्वीकार किया कि हाँ, वो खबर अफवाह नहीं है। 5 लाख तो तू दे भी चुका है, बाकी के पैसे और रजिस्ट्री का खर्चा है तुम्हारे पास? पिता ने पूछा। कुछ है, कुछ जुगाड़ करूंगा। कहीं से न मिला तो आप लोग तो हैं ही। अगर वो मुकर गया तो? ऐसे कैसे मुकर जाएगा? मेरे पास स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट लेटर है। वेरी गुड, बाकी पैसे मुझसे ले लेना और जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्री और नामांतरण करवा लेना। उस रात अरिहंत के माता पिता जब अपने कमरे में थे तब माँ फिक्र करती हुई बोली, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने छोटे को इतना सिर पर चढ़ा लिया है कि अभी उसकी उम्र ही कितनी हुई है कि वो इतने बड़े बड़े सौदे कर सके? वो 18 साल का हो चुका है और अपने बड़े भाइयों से ज्यादा काबिल है। दोनों बड़े बेटों ने किया ही क्या है, दोनों को बना बनाया सेटअप मेरी ओर से मिला है जिसे वे मजे से चला रहे हैं। लेकिन ये अपनी मर्जी का मालिक है, इसका व्यापार भी अपना है। ये जिंदगी में कोई ना कोई बड़ा काम जरूर करेगा। अगर इसका उल्टा हो गया तो, मेरा मतलब कि असफल हो गया तो क्या? फिर हम है ना इसे संभालने वाले। इसे इसकी उड़ान भरने दो। हार जाने के डर से मैदान छोड़ने वाले कभी मैदान जंग नहीं जीत सकते। फिर माँ कुछ नहीं बोली। उसी समय पारुल और अरिहंत में भी बात हो रही थी। हो सकता है कल पापा तुम्हें कोई ऑफर दे, पारुल कह रही थी। कौन सा ऑफर? मेरे दोनों भाइयों के घर आने के बाद उस इंजीनियर वाले मकान की बात चली थी। तीनों ने तय किया है कि गांव की कुछ जमीन बेचकर वो मकान खरीद लिया जाए। वो सौदा तो हो गया। मेरे ससुर जी ने मना कर दिया तो वो मकान मैंने तुम्हारे ससुर जी को दे दिया। ओ। अगले दिन देवदत्त सक्सेना ने उस मकान के बारे में चर्चा भी की थी, पर अरिहंत ने कह दिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसके खुद के पिता उस प्रॉपर्टी को अपने नाम से खरीदना चाहते हैं। 3 दिन की बात की ही घटना है। पारुल अपनी सहेली कविता के घर गई हुई थी। उसने अपना स्मार्टफोन घर पर ही छोड़ दिया था। पवन को उससे कोई काम था तो उसने पारुल के फोन पर नंबर डायल किया तो पता पड़ा कि फोन तो वो घर पर ही छोड़ गई थी। पवन ने पारुल के फोन से ही कविता का नंबर निकाला और वहां कविता के नाम से 2 नंबर सेव थे। एक तो कविता के नाम से, दूसरा कविता सेकंड के नाम से। पवन ने कविता सेकंड वाले नंबर पर कॉल कर दिया। उधर से अरिहंत का चहकता हुआ स्वर आया। क्या बात है जानू, आज इस समय फोन कर दिया? पवन इस आवाज को भली भांति पहचानता था। उसने फोन काट दिया और अरिहंत के बोले गए एक एक शब्द के बारे में विचार करने लगा। जानू यानी बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। आज यानी रोज इस समय, यानी फोन करने का भी कोई समय तय है। उसने कॉल डिटेल देखा तो रोज रात के 11 बजे बातचीत होने का सबूत। वो जिस काम के लिए पारुल का इंतजार कर रहा था वो काम ही भूल गया। अब वो पारुल का इंतजार किसी और ही वजह से करने लगा। पारुल के आने से पहले विवेक आ गया था। दोनों भाइयों में सलाह हुई और विवेक बोला, मुझे मालूम है कि शाम के इस समय वो छछूंदर कहाँ पाया जाता है। चलो फिर पहले उसी को निपटाते हैं।
दोनों भाई बाइक की चाबी और 2 डंडे लेकर घर से निकल ही रहे थे कि घर में पारुल का आगमन हुआ। वो कविता सेकंड का फोन आया था। पवन पारुल की आंखों में झांकता हुआ बोला। भाई के हाथ में अपना फोन देखकर पारुल को सांप सूंघ गया। वो पवन के हाथ से अपना फोन लेने के लिए झपटी। पवन का भारी हाथ घुमा और पारुल के गाल से टकराया। वो सोफे से उलझकर एक और गिर पड़ी और फिर दोनों भाइयों ने उसे रुई की तरह धुन कर रख दिया था। इसे ही क्यों मार रहा है? उसे भी मारना जिसने मेरे घर में सत्यानाश करवाया है। माँ सरस्वती सक्सेना बोली। आधे घंटे रुको, उसकी भी खबर आ ही जाएगी। बस इतना ध्यान रखना कि ये उसे किसी तरह फोन कर सावधान करने में कामयाब न हो पाए। कहकर डंडा संभालता हुआ पवन घर से बाहर निकल गया। विवेक उसके पीछे पीछे था। दोनों भाई बाइक से 2.5 किलोमीटर दूर जगदम्बा कंस्ट्रक्शन के मेन गेट पर पहुंचे। सिक्योरिटी वालों ने दोनों के हाथ में डंडा देखकर उन्हें रोक लिया था और अब वे खुद सिक्योरिटी वालों के कब्जे में थे। गेट पर शोर सुनकर अरिहंत और प्रभाकर भी बाहर निकले। दोनों को देखकर अरिहंत सारा माजरा समझ गया। जिस कॉल को वो गलती से लगा हुआ कॉल समझकर इग्नोर कर चुका था, अब वो उसकी हकीकत समझ में आ रही थी। अरिहंत ने उच्च स्वर में आवाज देकर सिक्योरिटी वालों को दोनों को अंदर भेजने का आदेश दिया। दोनों भाई की दादागिरी तो गेट पर ही उतर चुकी थी। वहां इतने एजेंट और बाउंसर थे कि अगर वे एक एक हाथ भी जमा देते तो दोनों का जिंदा बच पाना संभव नहीं होता। पीछे से एक बाउंसर ने जब्त किया डंडा भी अरिहंत को दिखा दिया था। अरिहंत ने प्रभाकर को भी वहीं रुकने का इशारा किया और एकांत में दोनों भाई को लेकर पहुंचा। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी कि आप दोनों को डंडा लेकर यहाँ आना पड़ गया? अरिहंत सुसंयत स्वर में बोला। कब से चल रहा है ये सिलसिला? पवन फुफकारा। जिस दिन तुम दोनों भाई मुझे घसीट कर अपने घर के अंदर ले गए थे, उससे भी पहले, बल्कि बहुत पहले से। उस दिन तो तुम दोनों ने पारुल तक मेरा नंबर पहुंचवाया था। मुझे ये कंफर्म करवाया था कि आग सिर्फ मेरे दिल में ही नहीं बल्कि तुम्हारी बहन के दिल में भी जल रही थी। अरिहंत जानबूझकर दोनों को भड़का रहा था। साले, मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा, विवेक बोला। पहले तो करेक्शन करो, रिश्ते में साला कौन लगता है इसका ख्याल रखो। अब रही बात मेरी टांग की, तो बड़े भैया, जिस तरह आज डंडा लेकर मुझे मारने के लिए यहाँ आ गए हो, दोबारा ऐसी हरकत मत करना, वरना आओगे बाइक से और जाओगे एम्बुलेंस में, वो भी स्ट्रेचर पर लद कर। अब तुम दोनों की उम्र गुंडागर्दी सीखने की भी नहीं रही। घर जाओ और कलरक बनने की परीक्षा देने की तैयारी करो। तू क्या समझता है कि तू कभी इन बाउंसरों की गैर मौजूदगी में हमारे हाथ नहीं आएगा? जरूर, क्यों नहीं। पर क्या तुमने भी ये सोचा है कि मुझे कुछ हो गया तो तुम दोनों का क्या होगा? तुम्हारे पूज्य पिताजी का क्या होगा? तुम्हारे पूरे कुनबे का क्या होगा? बड़े भैया, मैंने तुम्हारी बहन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसे कबूलने में मुझे या पारुल को कोई शर्मिंदगी हो। हम सिर्फ दोस्त हैं और भविष्य में अगर हम दोनों रिलेशन के लिए गंभीर हुए तो शादी भी कर लेंगे। तुम दोनों रोज देर रात में बातचीत नहीं करते, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, पर यह भी सच है कि फोन के अलावा हमने अब तक रूबरू बात भी नहीं की है। दोनों भाई बेबस थे। चेहरे पर क्रोध तो था, पर क्रोध जताते तो सर्दियां मार खाकर ही जाते, क्योंकि आसपास बहुत से लड़के खड़े थे जिसमें से कुछ ऐसे भी दिख रहे थे जिनका कारोबार ही मार कुटाई का था। पवन ने अपने गुस्से पर काबू पाया, फिर अनूने करता हुआ बोला, प्लीज हमारी एक बात मान लो। क्या? तुम पारुल की जिंदगी से निकल जाओ। अब एक रिक्वेस्ट मेरी भी सुन लो, तुम लोग मेरे और पारुल के बीच में मत पड़ो। मुझे पूरा पूरा अंदाजा है कि तुम दोनों की दरिंदगी का शिकार वो भी हो चुकी होगी, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब आगे से अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो अपनी बर्बादी के लिए तुम स्वयं जिम्मेदार होगे। तुम मेरा कारोबार देख ही रहे हो। यहाँ मौजूद हर शख्स मेरे लिए जान लगा देगा। यहाँ के बाउंसर मेरे इशारा करते ही तुम दोनों को हॉस्पिटल केस बना देंगे। हम शीशे के 2 दरवाजे खुद तोड़ेंगे और तुम्हें सशस्त्र डकैती का आरोपी बना देंगे। थाने पर इतना पैसा पहुंचवाएंगे कि डकैती में प्रयुक्त हथियार भी वही मुहैया करवा देंगे। अब अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो तो सिर्फ मेरे गिरेबान पर हाथ डालकर देख लो। दोनों भाइयों की मजाल नहीं हुई कि वे अरिहंत का गिरेबान पकड़ सके। बड़े बेआबरू होकर वे जगदम्बा कंस्ट्रक्शन के कैंपस से लौटे
दोनों का डंडा वहीं सिक्योरिटी स्टाफ के केबिन में रह गया था। उस रात घर में इतना मातम पसरा हुआ था कि घर में किसी को भूख का एहसास तक नहीं हुआ था। देवदत्त सक्सेना ने पारुल को मारा पीटा तो नहीं था, पर कोसने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी थी। पारिवारिक सदस्यों के मध्य मीटिंग हुई, जिसमें तय हुआ कि अगर दोषी अरिहंत है तो उतना ही दोषी पारुल भी है। एक मामूली सरकारी कर्मचारी की औकात नहीं थी कि वे एक ताकतवर एवं समृद्ध व्यक्ति से मुकाबला कर सके। अरिहंत को सिर्फ एक तरीके से नियंत्रित किया जा सकता था, वो ये था कि अरिहंत के पिता की शरण में जाया जाए। सुबह होते ही पिता अपने दोनों पुत्रों के साथ अरिहंत के घर पहुंच गए। अरिहंत के पिता दिवाकर सोलंकी जी ने पिता पुत्रों को बैठक में बिठाया, चाय पानी पिलाई, फिर उनके आने का प्रयोजन पूछा। पवन ने शुरू से अंत तक का वाकया सुना दिया। दिवाकर जी ने नौकर से कहकर अरिहंत को बैठक में बुलवाया। पिता के आदेश पर कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा अरिहंत नीचे बैठक में आया और पारुल के पिता और भाइयों को देखकर हैरान हुआ। उसे ये तो उम्मीद है कि एक्शन में वो लोग भी आएंगे, पर इतनी जल्दी? ये लोग क्या कह रहे हैं? पिता का कठोर स्वर। मुझे क्या मालूम कि ये लोग क्या कह रहे हैं, पर अगर कुछ कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे। तुमने इन्हें बर्बाद कर देने की, सशस्त्र डकैती के इल्जाम में फंसा देने की बात की है। हाँ, पर कब? जब ये दोनों भाई लठ लेकर मुझे मारने आए थे। इसने कदम कदम पर मुझे धोखा दिया, मेरे घर प्रॉपर्टी की डील करवाने के बहाने आता रहा। देवदत्त सक्सेना बोले। अंकल, क्या धोखा दिया मैंने आपको? क्या मैं प्रॉपर्टी एजेंट नहीं? आपका लड़का 80 लाख का घर 40 लाख में बेचने के लिए तैयार हो गया था, पर मैंने भले ही अपने धंधे से गद्दारी की थी, पर आपको ठग नहीं लिया। फिर अरिहंत अपने पिता से मुखातिब हुआ। पापा, जो करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री सहित आपने 40 लाख से भी कम में खरीदी है, अगर कोई आपसे खरीदना चाहे, आप उसे कितने में बेचना चाहेंगे? मैं तो उसे 2 करोड़ में भी नहीं बेचूंगा। 1.25 करोड़ से ज़्यादा का ऑफर भी है मेरे पास। आपसे पहले उस प्रॉपर्टी को खरीदने का ऑफर मैंने इन्हें दिया था। जब इन्होंने मना किया तब मैंने आपसे बात की थी। दिवाकर सोलंकी हैरानी से बेटी की ओर देखे। बात प्रॉपर्टी की नहीं, मेरी बेटी की हो रही है। देवदत्त सक्सेना बोले। तो पारुल को ही कौन सा धोखा दिया है मैंने? निसंदेह वो मेरी अच्छी दोस्त है, पर आज तक न हम कभी मिले हैं, न रूबरू होके बात की है। पर वो तो कहती है कि वो तुमसे शादी करना चाहती है। विवेक ने मुंह खोला। तो करे ना, पर अभी हमारी शादी की उम्र ही कहाँ हुई है। वो अभी 17 साल की हुई है और मैं 18 साल का। वो 18 की होने के बाद भी अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती। देवदत्त जी बोले। क्यों नहीं कर सकती? आप पिता है तो आपको जुल्म करने का अधिकार तो नहीं मिल गया है? अरिहंत बोला। ए चुप कर, इतनी बदतमीजी कब से सीख गया है तू? पिता ने अरिहंत को झिड़का, फिर देवदत्त जी से बोले। आप क्या चाहते हैं? ये मेरी बेटी की जिंदगी से दूर चला जाए। इसका मतलब है कि आपकी बेटी के मन में भी इसके प्रति अनुराग है। मैं एक बार आपकी बेटी से भी मिलना चाहूँगा। आपको अजीब तो लगेगा, पर मैं आदमी जरा दूसरे किस्म का हूँ। मैंने इसके बड़े भाई की शादी भी इंटरकास्ट करवाई है। जब सब कुछ सही हो, जोड़ी जम रही हो, तो जात और धर्म के नाम पर मैं बच्चों की खुशियाँ छीनने के पक्ष में नहीं हूँ। आप तो इन्हीं लोगों की तरह बचकानी बात कर रहे हैं। शायद, पर मैंने मेरी जवानी में मेरे दोस्तों को इश्क के चक्कर में सुसाइड करते हुए भी देखा है। देवदत्त असहाय भाव से दिवाकर जी की ओर देखे। मित्र, अभी तो हमें दुकान पर जाने की जल्दी है। देर शाम को कहीं बैठकर बातें करते हैं। आप अपनी पत्नी और बेटी को लेकर आ जाइएगा। मैं इसे और इसकी माँ को ले आऊँगा। फिर या तो इनका भ्रम दूर हो जाएगा या आपके ही विचार बदल जाएंगे। फिर वो मीटिंग बर्खास्त हो गई। रास्ते में विवेक ऑल्टो की ड्राइविंग सीट पर था और अरिहंत के घर से जरा से दूर आते ही वो बोला। इसे कहते हैं कि नमाज बख्शवाने गया था, रोजा गले पड़ गया। भूत के ऐसे लक्षण क्यों ना हो, जब बाप ही खुद ऐसे रिश्तों के लिए बेटे को उकसा रहा है। देवदत्त सक्सेना नफरत से बोले। भैया, तुम्हारी क्या राय है? मेरी राय ना ही पूछो तो बेहतर है। मेरी राय जरा मुख्तलिफ तरह की है। क्या मतलब? हमने दलाल का मतलब बहुत ही तुच्छ प्राणी की तरह लगाया था, मानो हर दलाल बुरी औरतों की दलाली करने वाला होता है।
इस शब्द का प्रयोग गाली देने में भी प्रयुक्त होता है। इसीलिए जब वो खुद को प्रॉपर्टी एजेंट कहता था, तब हमने उसे बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया था। आज उसके घर जाकर उसका घर और वैभव देखकर लगता है कि उस दिन उसने हमें नकारा साबित करके कुछ भी गलत नहीं किया था। हम वाकई नकारा हैं। जिस उम्र में वो लाखों करोड़ों की डील करवा रहा है, लाखों रुपए कमीशन में कमा रहा है, हम पॉकेट मनी के लिए माता पिता की ओर मुंह ताकते हैं। वो आलीशान मकान, पार्किंग में 3-3 लग्जरी विदेशी गाड़ियां, बैठक में बिछा मोटा कालीन, छत पर बेशकीमती फानूस, जिस कोकरी में हमें चाय सर्व किया गया था, वो भी हमारी औकात के बाहर की थी। तुम कहना क्या चाहते हो? पिता झल्लाते हुए बोले। पापा, अगर अरिहंत की नीयत साफ है और वो वाकई पारुल के प्रति सीरियस है, तो पारुल के लिए इससे अच्छा कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। पवन बोला। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जात पात्र, गोत्र कुंडली, ये सब कुछ भी होता है या? देवदत्त भड़क कर बोले। फिर जात पात, गोत्र और कुंडली लेकर ढूंढते रहिए। खुद की तरह का स्टोर कीपर भी ढूंढ पाए तो वो इतना दहेज मांगेगा कि आपके रिटायरमेंट का सारा फंड उसी में निपट जाएगा। अरे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी भाड़ में गए सब। आजकल जनाजे में भी लोग कम ही आते हैं। बाद में शोक व्यक्त करने के लिए हार चढ़े फोटो के सामने बिछी हुई दरी पर बैठने आते हैं। पवन कड़वे स्वर में बोला। दरअसल पवन आधुनिक सोच के साथ बोल रहा था, जबकि उसके पिता अभी भी पुरातन सोच का चोला ओढ़े हुए थे। विवेक को दोनों की बातें अपनी अपनी जगह अच्छी लग रही थी। जब तुम्हारे ऐसे ही विचार थे, तो कल शाम पारुल को धुन कर क्यों रख दिया था? वो एक त्वरित प्रतिक्रिया थी। अत्यधिक क्रोध के कारण ऐसा हुआ था। पापा, पारुल मेरी दुश्मन नहीं है, वो मेरी बहन है, इकलौती बहन। अगर उसके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला हो, तो मैं उसके रास्ते में बाधा क्यों डालूं? ये उस लड़के की पारुल के प्रति अनुराग ही है, जो वो आपको इतना मान देता था और आपकी बेहतरी के लिए बेहतरीन ऑफर लाता था। जरा सा तो रास्ता था, बातों ही बातों में कट गया। विवेक को गाड़ी पार्क करने के लिए छोड़कर वो दोनों घर के अंदर पहुंचे। अंदर सरस्वती सोलंकी आतुरता से उनका इंतजार कर रही थी। आते ही पूछ बैठी, क्या हुआ वहां? देवदत्त जी ने बताया, साथ ही उन्हें पवन के विचारों से भी अवगत कराया। या तो ये मूर्ख है, या इसका इरादा भी कुछ ऐसा ही करने का है। सरस्वती देवी भड़कती हुई बोली। माँ, तुम समझने की कोशिश तो करो। पवन असहाय भाव से बोला। समझने की जरूरत माँ को नहीं, तुम लोगों को है। अरे मूर्ख, वो बड़े घर की बिगड़ी हुई औलाद है। ये लोग गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों की सुंदर आकर्षक लड़कियों को फुसलाते हैं, बरगलाते हैं, फिर उन्हें खराब करके मुंह मोड़ लेते हैं। पारुल का सुंदर रूप रंग देखा तो इसे ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाने लगा। जरूर उसे मौका नहीं मिला, नहीं तो हम किसी को मुंह दिखलाने के काबिल नहीं होते, और वो इस समय किसी और लड़की को सब्ज बाग दिखा रहा होता। देवदत्त जी के लिए अजीब कश्मकश की स्थिति थी। थोड़ी देर पहले वे पवन की बातों से इत्तेफाक रखने लगे थे, और अब उन्हें पत्नी की बातें ज्यादा तर्कपूर्ण लगने लगी थी। वो पारुल से शादी करने के लिए तैयार है, पवन खोखले स्वर में बोला। वो तो कह रहा है कि अभी दोनों की शादी की उम्र ही नहीं हुई है। देवदत्त जी बोले। देखा? सरस्वती सक्सेना विजेता भाव से बोली। मान लो कि वो शादी के लिए तैयार भी हो जाए, तब मैं ये कहूंगी कि गोद में 1-2 बच्चे देने के बाद इसे छोड़ देगा। देखो, कानूनन 3 साल तक तो ये शादी हो भी नहीं सकती, इसीलिए हमारे पास 3 साल का वक्त तो है ही। पता नहीं इस दौरान कुछ ऐसा हो जाए कि ये दोनों शादी करने से इनकार कर दें। शाम को उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया है, पारुल को भी लेकर जाना है, पवन बोला। पारुल हफ्ता 10 दिन कहीं जाने के काबिल नहीं है। तुम दोनों भाइयों ने इतनी बेरहमी से उसे मारा है कि उससे चला भी नहीं जा रहा है। पवन के हृदय में ग्लानि का भाव उत्पन्न हुआ। वो सीढ़ियां चढ़कर पारुल के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा उड़का हुआ था। उसने दरवाजे को नोक किया, फिर 2 मिनट के बाद दरवाजा धकेलकर अंदर घुसा। पारुल कल वाले कपड़ों में ही बिस्तर पर औंधे मुंह लेटी हुई थी। जरूर उसने दरवाजा नोक होने के बाद अपना चेहरा तकिए में छुपाया था। पवन उसके पलंग के पास पहुंचा, एक कुर्सी घसीट कर उसके सिर के पास बैठ गया, फिर उसके सिर पर हाथ फेरता हुआ
बहुत ही भावुक स्वर में बोला, पारू, सॉरी। पारुल बिना हिले डुले निश्चेष्ट पड़ी रही। दोनों की उम्र में 8 साल का अंतर था। एक तरह से पवन उसके लिए अभिभावक ही था। पारू प्लीज मुझे माफ कर दे, कल मैं बहुत गुस्से में था। पारुल का शरीर जोर से हिला, फिर वो चित्कार मारकर रोने लगी। फिर पवन से आंसुओं से भरा उसका डरावना चेहरा देखा। चोट के कारण उसका होठ सूजा हुआ था, गालों पर अंगुलियों की छाप मंडी हुई थी। गुस्से में क्या जान से ही मार दोगे? तो तुम लोगों ने अरिहंत को भी मारा होगा। पारुल रोती हुई बोली, हम उसे मारने जरूर गए थे, पर उसकी मेहरबानी से ही हम दोनों भाई वहां से सही सलामत लौटे थे। मुझे यकीन नहीं। मेरी बात पर यकीन नहीं तो खुद अरिहंत से बात कर लो। पारुल का फोन उस समय भी पवन की जेब में था। इस फोन को वो अरिहंत के पिता को कॉल डिटेल के सबूत के तौर पर दिखाना चाहता था, जिसकी नौबत ही नहीं आई थी। पवन ने फोन पारुल को लौटा दिया, फिर बोला, दुनिया में रोज इस तरह के हजारों किस्से होते हैं, पर हमें गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा उसी पर आता है जिससे प्रेम हो, अपनत्व हो। तुम मेरी बहन नहीं होती तो मुझे क्या फर्क पड़ता कि तुम क्या कर रही हो। कल तुम्हें बहुत बेरहमी से मैंने मारा था। इसके लिए इसका प्रायश्चित ये है कि मैं जरूरत पड़े तो तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा। और फिर मोबाइल पारुल के पास छोड़कर पवन उसके कमरे से निकल गया। पारुल की शारीरिक स्थिति को देखते हुए उस शाम तो नहीं, पर 7 दिन के बाद ग्रैंड होटल के एक कमरे में फिर से मीटिंग हुई, जिसमें पारुल, उसके माता पिता और उधर से अरिहंत और उसके माता पिता शामिल हुए थे। हंगामा अरिहंत के घर में भी मचा था। देवदत्त जी के जाते ही दिवाकर सोलंकी अरिहंत को लेकर अपने कमरे में गए और पत्नी विभा सोलंकी को अपने कमरे में तलब किए। अपने दोनों भाइयों को भी बुला, पिता ने आदेश दिया। अरिहंत ने वहीं से दोनों बड़े भाइयों के मोबाइल पर रिंग किया और सिर्फ इतना कहा कि पापा अपने कमरे में बुला रहे हैं। 2 मिनट में सीढ़ियां उतरकर दोनों भाई कमरे में आ गए। माँ के आते ही दरवाजा अंदर से बंद कर लिया गया था। पिता ने देवदत्त जी के आने का कारण बताया। किसी अपराधी की तरह सिर झुकाए बैठा अरिहंत का सिर और झुक गया। क्यों रे, कॉलेज पढ़ने जाता है या यही सब करने? माँ गुस्से से बोली। वो मेरे कॉलेज में नहीं पढ़ती, अरिहंत धीरे से बोला। फिर उससे तेरा परिचय कैसे हो गया? तुम दोनों में दोस्ती कैसे हो गई? बगल के मोहल्ले में ही तो रहते हैं वे लोग। कॉलेज आते जाते रास्ते में ही उन लोगों का घर भी पड़ता है। वही दोनों में नेन मटक्का हो गया होगा। सबसे बड़ा भाई आदित्य बोला। अभी ढंग से जवानी आई भी नहीं और ये लक्षण है मेरे पूत के। बेवकूफ, रंग रूप के आकर्षण में उलझा कर बर्बाद कर देगी तुम्हें। जानबूझकर तुम्हें उकसाएगी और तुम्हारा एक भी गलत कदम पूरे परिवार को बदनामी के अंधेरे में धकेल देगा। फिर या तो लाखों करोड़ों रुपए चुका कर उससे पीछा छुड़ाएंगे या मजबूरन उससे शादी करनी पड़ेगी। ये उसका इतना दीवाना है कि पहले ही उन्हें लाभ पहुंचा चुका है या पहुंचवाने की कोशिश कर चुका है। खुद को प्रॉपर्टी एजेंट कहता है और 80 लाख की प्रॉपर्टी 40 लाख में लेने से मना कर देता है। इतना ही नहीं, बल्कि उन्हें प्रॉपर्टी का सही रेट बता देता है। जो मकान इसने मुझे दिलवाया है, उसे भी ये उन लोगों को दिलवाना चाहता था। जब उनकी हिम्मत नहीं हुई, सौदा नहीं हो सका, तब वो ऑफर इसने मुझे दिया। अरिहंत को जलील होकर सुनने से बेहतर पलटकर जवाब देना मुनासिब लगा और बोला, इसी से समझिए कि मैं उसके प्रति कितना सीरियस हूँ। 1-2 डील में नहीं भी कमाया तो क्या फर्क पड़ता है। अरे उस लालची लड़की के चक्कर में माँ चाहे कुछ भी हो, पर वो लड़की लालची नहीं है। मंझला भाई अभिनव सोलंकी पहली बार बोला, तू ये कैसे कह सकता है? तू जानता है उस लड़की को? मैं लड़की को तो नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूँ कि जनाब उसके बर्थडे पर उसे 1.25 लाख का आईफोन गिफ्ट कर रहे थे, बल्कि कर भी चुके थे। लड़की ने गिफ्ट लेने से मना कर दिया था तो इसने दुकान वाले को सच्ची बात बताकर आईफोन वापस कर दिया था। हम लोगों का लिहाज करते हुए दुकानदार ने फोन वापस तो ले लिया था, पर मुझ पर एहसान जताने के लिए मुझसे शिकायत भी कर दी थी। अरिहंत हैरानी से अपने मंझले भाई की ओर देखा। भाई बाजार में बैठते हैं, बाजार की खबरें हमसे छुप नहीं सकती। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? पिता बोले।
ये क्यों बताता? इसने तो खुद लव मैरिज किया है। माँ उल्हाना देती हुई बोली। हाँ, मैंने लव मैरिज किया है, पर आपको सुनीता से कोई शिकायत हो तो कहिए। हमें सुनीता से कोई शिकायत नहीं, इसकी वाली से भी कोई शिकायत नहीं, पर शादी जब भी होगी हमारे हिसाब से होगी, हमारे शानो शौकत के हिसाब से होगी। इसीलिए घर से भाग जाना या होटलों में पकड़े जाना जैसी कोई हरकत मत करना। मैं प्रेम विवाह का विरोधी नहीं हूँ, पर टूचरबाजी का विरोधी जरूर हूँ, पिता बोले। एक बात मेरी भी सुन, माँ बोली। प्रकृति ने लड़कों को लड़कियों से ज्यादा शारीरिक बल दिया है, पर देश का कानून लड़कियों को ज्यादा ताकतवर बनाता है। गलती से भी मर्यादा भंग मत करना, नहीं तो वो अदालत में एक की 5 लगाएगी और उसे सिर्फ इल्जाम लगाना भर होगा, और अपने बचाव में तुम्हें ये सिद्ध करना होगा कि वे इल्जाम गलत है। फिर सभा भंग कर दी गई। अरिहंत वहां से अपने कमरे में आया ही था कि उसके मोबाइल की रिंगटोन बजी। ये स्पेशल रिंगटोन था जो तभी बजता था जब पारुल के फोन से उसका नंबर डायल किया जाता था। अरिहंत ने व्यग्र भाव से कॉल रिसीव किया। उस रोज अरिहंत कॉलेज गया ही नहीं। पारुल के घर में बहुत तनावपूर्ण स्थिति थी। वैसे तो घर का काम पारुल पहले भी कम ही करती थी, पर अब उसके घरेलू काम करना बिल्कुल भी बंद कर दिया था। अब उसके साथ मारपीट भी नहीं होती थी। सूजन और दर्द कम होने के लिए पवन ही दवाइयाँ लाकर दिया था। सच तो ये था कि उसे पवन के अलावा किसी और की सहानुभूति भी प्राप्त नहीं हुआ था। पवन से फोन मिलने के बाद पारुल को शंका हुई थी कि पवन ने जरूर फोन के सेटिंग के साथ कोई छेड़छाड़ की होगी, नकली सहानुभूति जताकर भेद जानना चाहता होगा। इसीलिए अरिहंत से बात करने से पहले उसने पूरे फोन का पोस्टमार्टम किया था। शिक्षा से संबंधित बहुत से फाइल उसके फोन में सेव थे, नहीं तो वो फोन को फैक्ट्री सेटिंग कर देती। जब वो फोन के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हो गई तभी उसने अरिहंत को फोन किया था। उसे ये जानकर बहुत तसल्ली हुई थी कि अरिहंत ने न सिर्फ सही सलामत था, बल्कि बहुत जल्दी ही उन दोनों के भविष्य का भी फैसला होने वाला था। पारुल जब पूर्णतः स्वस्थ हो गई तब शहर के एक ग्रैंड 3 स्टार होटल के कमरे में दिवाकर सोलंकी ने देवदत्त सक्सेना को पत्नी और पारुल के साथ मिलने के लिए बुलाया। सरस्वती सक्सेना, जो अब भी इस तरह के संबंध के खिलाफ थी, किसी भी सूरत में होटल में जाने के लिए तैयार नहीं थी। तब देवदत्त जी ने उन्हें समझाया कि मना करने के लिए भी एक बार मिलना तो पड़ेगा ही। अगर होटल में नहीं जाओगी तो उनके घर पर जाना पड़ेगा। वहां भी नहीं गई तब वही लोग हमारे घर आ जाएंगे, फिर क्या करोगी? अरिहंत दोबारा उनके घर आए, ये तो उनके होटल जाने से भी बुरा वाकया होता। इसीलिए जहर मार करते हुए वो होटल में आने के लिए तैयार हुई। होटल में आने में उन्हें कोई असुविधा न हो इसके लिए एक ऑडी कार उनके दरवाजे पर आ चुकी थी। मारुति ऑल्टो में सफर करने वाली पारुल ने पहली बार ऑडी में सफर किया था। रास्ते में शोफर ने बताया था कि कार होटल की थी और दिवाकर सोलंकी उस होटल के मेजर शेयर होल्डर थे। पार्किंग में कार रुकते ही 2 होटल स्टाफ वहां आए और उन्हें एक स्वीट में पहुंचा गया। कार होटल, होटल का वो लग्जरी स्वीट देवदत्त सक्सेना को बहुत प्रभावित कर रहा था। वीडियो कॉल के जरिए पारुल ने अरिहंत का कमरा और घर पहले ही देख रखा था, पर वो इतने अमीर घर का लड़का था, ये उसे अब पता चल रहा था। देवदत्त सक्सेना को पवन की बातों से इत्तेफाक भी होने लगा था, जबकि किसी जिद के तहत सरस्वती सक्सेना अब भी अरिहंत और उसके परिवार के खिलाफ थी। कोई खिलाफ होने की वजह पूछता था तब खामोशी ओढ़ लेती थी। कह नहीं पाती कि प्रेम विवाह के प्रति दुर्भावनापूर्ण पूर्वाग्रह उसके मन में क्यों था। ये बात देवदत्त सक्सेना भी नहीं जानते थे कि उसकी बड़ी साली की संदिग्ध अवस्था में मौत होने का कारण यही प्रेम प्रसंग था। प्रेमी गर्भवती करके फरार हो गया था और बहन लोक-लाज से डरकर कुएं में कूदकर जान दे दी थी। बिना पोस्टमार्टम के शव का दाह संस्कार करने के लिए भी उसके पिता और भाइयों ने थाने में रिश्वत की भेंट चढ़ाई थी। उस समय सरस्वती सोलंकी और उनसे एक छोटी बहन अभी कुंवारी थी। अगर कुंवारी बेटी के गर्भवती होने का भेद खुल जाता तो दोनों बहनों की शादी भी शायद ही हो पाती। ऐसी ही दकियानूसी विचारों से प्रेरित समाज है हमारा। बाद में बहन का प्रेमी शान से गांव में घूमता फिरता था और उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। अरिहंत और उसके माता पिता को आने में देर हो रही थी। रूम सर्विस से जूस और स्नैक्स आ चुके थे। मौजूदा माहौल में जिसकी तरफ किसी की झांकने की भी इच्छा नहीं हुई थी।
पारुल और देवदत्त जहाँ लग्जरी स्वीट के वैभव के सम्मोहन से प्रभावित हो रहे थे, वहीं सरस्वती सक्सेना कूट रही थी। उन्हें लग रहा था कि उन लोगों ने जानबूझकर इंतजार करवाया जा रहा था ताकि सक्सेना फैमिली उनकी रहीशी से प्रभावित हो सके। दिवाकर सोलंकी 20 मिनट के बाद आए थे और देरी से आने के लिए माफी भी मांगी थी। पति पत्नी की निगाह जब पारुल पर पड़ी तब अरिहंत ने उनकी शिकायत भी दूर हो गई थी। कोई लड़की बिना मेकअप के साधारण से लिबास में इतनी खूबसूरत भी दिख सकती थी, इसका उन्हें यकीन नहीं हुआ था। अरिहंत और पारुल चोर नजरों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बातचीत का दौर जब चला तब वार्तालाप का सूत्र सरस्वती सक्सेना ने अपने हाथ में रखा। देर तक बहस हुई। अरिहंत को कोसने में भी सरस्वती सक्सेना ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अंतिम निष्कर्ष यह निकला कि जब तक दोनों की शादी नहीं हो जाती तब तक वो दोनों ना मिल सकते थे, ना फोन पर ही बात कर सकते थे। अगर दोनों में वाकई प्रेम है तो वे 3 साल का इंतजार संयम पूर्वक करे। इससे दोनों के सब्र और प्रेम का इम्तिहान भी हो जाएगा और दोनों को करियर पर फोकस करने का मौका भी मिल जाएगा। हम मिले नहीं वो तो ठीक है, पर फोन पर भी बात नहीं कर सके, ये तो ज्यादती है। अरिहंत ने विरोध प्रकट किया। ज्यादती ये नहीं है, बल्कि ज्यादती वो है जो तुम दोनों अपने अपने माँ बाप पर कर रहे हो। 3 साल तक मर्यादा से रहो, उसके बाद भी तुम दोनों आपस में शादी करना चाहोगे तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। अगर दोनों के विचार बदल गए तब ऐसी ही एक मीटिंग और होगी और कोई नया फैसला जरूरत के हिसाब से लिया जाएगा। किसी पर इतनी भी पाबंदियां न हो कि उसका मन बगावत करने के लिए तड़पने लगे। अरिहंत बोला, यही तो इम्तिहान है। अगर तुम दोनों पास हो गए हो तो मेरी बेटी तुम्हारी, नहीं तो दोनों अपनी अपनी दुनिया बसाना। अभी तुम दोनों की उम्र भी अपरिपक्व है। पारुल तो 18 की भी नहीं हुई है। अरिहंत ने कुछ बोलना चाहा तो पारुल ने उसे इशारे से मना कर दिया। फिर बोली, हमें आपकी शर्त मंजूर है, हम इंतजार करेंगे। मगर जब अरिहंत 21 का हो जाएगा तो आपकी सहमति या असहमति कोई मायने नहीं रखेगी। सरस्वती सक्सेना हैरानी से बेटी की ओर देखी। माँ, शर्त एक तरफा नहीं होता। बहन जी, अगर आपको बच्चों के फैसले पर संदेह है तो हम एक और काम कर सकते हैं। दिवाकर बोले, क्या? शादी बाद में होगी, हम दोनों की सगाई ही करवा देते हैं। नहीं, फिर ये मंगेतर होने का नाजायज फायदा उठाएंगे। अंतिम निष्कर्ष ये निकला कि सरस्वती सक्सेना की जिद पूरी हुई। मैं एक विनती करना चाहता हूँ। चौतरफा हार के बाद अरिहंत बोला, क्या? मैं और पारुल आज तक कभी मिले भी नहीं हैं। मैं 2 मिनट के लिए एकांत में पारुल से मिलना चाहता हूँ, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। इससे पहले कि सरस्वती सक्सेना कुछ बोल पाती, दिवाकर जी ने एक और इशारा कर कहा, उस तरफ कमरा है। 2 की जगह 5 मिनट मिल लो, पर आज की मीटिंग की समाप्ति के बाद से सारी पाबंदियां तुम दोनों पर आयद होगी। सरस्वती सोलंकी जलकर रह गई। दोनों उस कमरे में गए। वो एक आलीशान बेडरूम था। दोनों के अंदर जाते ही डोर क्लोजर की सहायता से दरवाजा स्वतः बंद हो गया था। अरिहंत ने पारुल का हाथ अपने हाथ में लिया, फिर भावुक होता बोला, पारुल, आई लव यू। क्या मेरा इंतजार कर पाओगी? ये सवाल तुम्हें नहीं, मुझे पूछना चाहिए था। जब साल भर हमने बिना मिले सिर्फ फोन के सहारे गुजार दिया, तो 3 साल और सही। मैं 3 साल बाद तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं 3 साल गुजर जाने का इंतजार करूंगा। तभी दरवाजा खुलने की आहट हुई। अरिहंत ने धीरे से पारुल का हाथ छोड़ दिया, फिर दरवाजे की ओर देखने लगा। उसकी माँ कमरे के अंदर आ रही थी। बोली, मैं 5 मिनट गुजर जाने के बाद अंदर आ रही हूँ। अरिहंत ने प्रश्नवाचक नजरों से माँ की ओर देखा। तू डाइनिंग हॉल में डिनर की तैयारी करवा, मैं 5 मिनट पारुल से बात करना चाहती हूँ। अरिहंत अनिच्छापूर्वक कमरे से बाहर निकल गया। तब विभा सोलंकी पारुल की तरफ आई। अपनी हथेलियों के बीच पारुल का चेहरा भरा, फिर उसकी आंखों की अंतहीन गहराइयों में झांकती हुई बोली, तुम मेरी बहू बनो, ये मेरे घर का सौभाग्य होगा। पर पता नहीं तुम्हारी माँ क्यों जिद करके बैठी है। मुझे लगता है वो कोई न कोई गड़बड़ जरूर करेगी। अगर तुम्हें किसी गड़बड़ी का अंदेशा हो तो तुम मेरे घर आ सकती हो या सोलंकी टावर में मेरे बड़े बेटों से मदद ले सकती हो। जी, और हाँ, एक खास बात और, जो पता नहीं मुझे बोलना भी चाहिए या नहीं, पर तुम मुझे इतनी पसंद आई होगी, तुमसे बोले बिना मुझसे रहा भी नहीं जा रहा। बेटी, अरिहंत भले ही मेरा बेटा है, पर है तो मर्द की जात। वो भले ही कितना ही क्यों ना उकसाए, अपनी माँ से किया वादा मत तोड़ना। जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती
मर्यादित दूरी बनाकर रखना। एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी सुख स्थायी नहीं होता, पर बदनामी का कलंक कभी भी नहीं मिटता है। इसीलिए खुद और अरिहंत की भलाई के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर गुजरना जिसे तुम दोनों को शर्मिंदगी झेलना पड़े। मम्मी जी, आप बेफिक्र रहिए, न तो अरिहंत ऐसा वैसा है, न मैं उसे बहकने का मौका दूंगी। सरस्वती सक्सेना के मना करने के बावजूद उन्हें डिनर करना पड़ा था। रात के 10 बजे घर जाकर खाना कौन बनाएगा, इसीलिए पारुल के दोनों भाइयों के लिए फूड पैक कर पारुल को सौंप दिया गया था। उनकी वापसी एक दूसरे BMW कार से हुई थी। ये कार भी होटल की प्रॉपर्टी थी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।